स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे थ्योरीज ऑफ डिवैल्यूएशन। हमारे पास 4 थ्योरीज आती है डिवैल्यूएशन की। इलास्टिसिटी अप्रोच, जिसको हम मार्शल लर्नर कंडीशंस भी कहते हैं। सेकंड है जे कर्व अप्रोच। थर्ड है एब्जॉर्प्शन अप्रोच एंड फोर्थ है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। अब हम इन थ्योरीज को वन बाय वन सारी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अप्रोच हमारे पास जो आती है वो आती है इलास्टिसिटी अप्रोच। दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज मार्शल लर्नर अप्रोच। इस अप्रोच में हम प्राइस इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन देखते हैं। जब एक कंट्री अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन करती है तो उसकी वजह से उसके एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं और इंपोर्ट डिक्लाइन हो जाते हैं। पर कितना सक्सेसफुल होगा डिवैल्यूएशन करने से, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना इंप्रूव होगा, ये डिपेंड करता है उस कंट्री की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंपोर्ट्स एंड फॉरेन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स। अब हम इसको समझ सकते हैं सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड से, इस प्रोसेस को किस तरह से ये काम करता है। तो फर्स्ट हम ये कहते हैं कि जब एक कंट्री अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन करेगी तो डिवैल्यूएशन करने से उस करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। और हमारी जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनके प्राइस फॉल हो जाएंगे, और जब प्राइस फॉल होंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बट एक्सपोर्ट तो बढ़ेंगे, बट कितने ज्यादा बढ़ेंगे, कितनी वैल्यू से बढ़ेंगे, कितने अमाउंट से बढ़ेंगे, ये डिपेंड करता है उस जो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी डिमांड इलास्टिसिटी फॉर एक्सपोर्ट। जो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका नेचर कैसा है और मार्केट में कंडीशंस कैसी है। फॉर एग्जांपल, एक जो कंट्री है वो एक्सपोर्ट कर रही है चीजें लाइक रॉ मटेरियल या पेरिशेबल गुड्स, तो इनकी जो डिमांड होती है वो कैसी रहती है? लेस इलास्टिक होती है। लेस इलास्टिक का मतलब ये होता है कि प्राइस के फॉल होने से डिमांड में ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। मतलब हमने डिवैल्यूएशन किया, डिवैल्यूएशन से हमारी चीजों के प्राइस फॉल हुए, बट प्राइस फॉल होने के बावजूद भी हमारी डिमांड जो है, हमारी बनी हुई गुड्स की डिमांड जो है फॉरेन में उतनी नहीं बढ़ी। मतलब प्राइस कम होने से भी डिमांड उतनी नहीं बढ़ी। एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट उतने नहीं बढ़ रहे हैं जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। तो रिजल्ट क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डेफिसिट था हम सोच रहे थे वो करेक्ट हो जाएगा, वो करेक्ट नहीं होगा। इट मींस डिवैल्यूएशन विल नॉट इंप्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट व्हेन इलास्टिसिटी क्या होगी? लेस इलास्टिक होगी, या इलास्टिसिटी इज लो और इन इलास्टिक। अब नेक्स्ट हम इसके ऑपोजिट करें, अगर हमारी यही चीज जो है, हम ऐसी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिनकी डिमांड जो हाईली इलास्टिक है। हाईली इलास्टिक का मतलब ये होना कि जरा से प्राइसेस कम होंगे तो उनकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। अब सपोज हमने अपनी जब डिवैल्यूएशन किया अपनी करेंसी का, तो उसकी वजह से हमारे प्राइस जो है फॉल हो गए। उसकी वजह से, प्राइस फॉल होने की वजह से हमारी जो चीजें अब जो एक्सपोर्ट के लिए डिमांड होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंपटीशन आ जाएगा। कंपटीशन होने की वजह से क्या है, जरा से प्राइस हमारी कम हुए तो हमारे एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा? हमारा डिवैल्यूएशन सक्सेसफुल हो जाएगा इन करेक्टिंग अ डेफिसिट। तो हमारा कंक्लूजन ये निकलता है इसमें सप्लाई साइड से कि हमारे डिवैल्यूएशन तभी सक्सेसफुल होगा अगर डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स इज हाईली इलास्टिक और हाई इलास्टिक। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिमांड साइड से। अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि जब डिवैल्यूएशन किया जाता है करेंसी का, तो एज अ रिजल्ट हमारी जो अपनी गुड्स है उनके प्राइसेस फॉल हो जाते हैं, और जो चीजें इंपोर्ट कर रहे थे वो हमें महंगी लगनी शुरू हो जाती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि हमारे जो इंपोर्ट है वो कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम वो चीजें इंपोर्ट ना करके अपनी ही बनी हुई चीजें यूज करना शुरू कर देते हैं। बट कितने अमाउंट से इंपोर्ट डिक्लाइन होंगे ये डिपेंड करेगा डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट्स एंड द नेचर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कौन सी कंज्यूमर गुड्स या रॉ मटेरियल या इनपुट फॉर इंडस्ट्रीज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड जो है, इंपोर्ट की जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी? लेस इलास्टिक होगी। एज अ रिजल्ट हमारे इंपोर्ट रिड्यूस तो होंगे बट उतने रिड्यूस नहीं होंगे। और अगर यही ऑपोजिट
जाते हैं तो क्या होगा, अगर हमारे हाईली इलास्टिक है डिमांड फॉर इंपोर्ट्स, तो जैसे ये प्राइसेस हमारी करेंसी की जो हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स हैं उनके थोड़े से भी कम होंगे तो इंपोर्ट बहुत कम हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है वो करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इंपोर्ट में भी सक्सेसफुल तभी होगा डिवैल्यूएशन अगर डिमांड फॉर इंपोर्ट जो है वो हाईली इलास्टिक है। तो मार्शल लर्नर कंडीशंस को हम स्टडी करें तो हमें यह पता चलता है कि अगर डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अगर हाईली इलास्टिक है और उनका सम देखा जाए ग्रेटर देन 1 होता है, EX प्लस EM ग्रेटर देन 1 होगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा डिवैल्यूएशन की वजह से। तो ये लिखा हुआ है व्हेन द सम ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज, सम मतलब जो हम सम करेंगे किसका, इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स अगर ग्रेटर देन यूनिटी होगा तो डिवैल्यूएशन क्या करेगा, इंप्रूव कर देगा बैलेंस ऑफ पेमेंट को। सेकंड हम देखते हैं अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिवैल्यूएशन की वजह से वर्स हो जाएगा अगर इलास्टिसिटी फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो है वो लेस देन 1 है, और इसके बजाय अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी, मतलब हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट ना तो वर्स होगा ना ही इंप्रूव होगा। तो EX प्लस EM इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, मतलब डिवैल्यूएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। नेक्स्ट थ्योरम जो हमारी आती है, थ्योरी जो आती है वो जे कर्व इफेक्ट आता है। जे कर्व इफेक्ट जो है ये किसने दिया था, SP मैगी ने ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी, और इसमें ये कहा गया था कि जब एक इकोनॉमी क्या करती है, डिवैल्यूएशन करती है, तो डिवैल्यूएशन करने से क्या होगा, जो भी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने आप को एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई जो है क्या रहेगी, शॉर्ट रन में तो क्या रहेगी, लेस इलास्टिक रहेगी, मगर लॉन्ग रन में क्या हो जाएगी, हाईली इलास्टिक हो जाएगी। तो इन द शॉर्ट रन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या हो जाएंगी, लोअर हो जाएंगी, और लॉन्ग रन में क्या हो जाएंगी, वो हाईली इलास्टिक हो जाएंगी। Therefore, in the short run, devaluation makes balance of payment क्या हो जाएगा, वर्स हो जाएगा, क्योंकि लेस इलास्टिक रहेंगी, इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ही कम होगी, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है शॉर्ट रन में क्या हो जाएगा, वर्स हो जाएगा। बट जैसे जैसे लॉन्ग रन आता चलेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इलास्टिक होने की वजह से इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, देयर इज जे शेप्ड कर्व थ्रू द टाइम। इस अप्रोच को हम और क्या कहते हैं, जे कर्व इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, एक डायग्राम से हम समझते हैं कि जब एक इकोनॉमी ने सपोज डिवैल्यूएशन किया तो स्टार्टिंग में लोग अपने आप को उसके अकॉर्डिंग नहीं ढाल पाते, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट शॉर्ट रन में क्या होता है, वर्स होना शुरू हो जाता है और नीचे तक पहुंच जाता है, मतलब वर्स कंडीशन हो जाती है, बहुत ही डेफिसिट बढ़ जाता है। बट शॉर्ट रन से जैसे जैसे आप इंप्रूव करते चलते हो, लॉन्ग रन में पहुंचोगे तो उसका इफेक्ट ये होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, और हमारे पास एक टाइम ऐसा होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस में जाना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो अप्रोच आती है उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन अप्रोच। एब्जॉर्प्शन अप्रोच जो है वो किसने दी थी, सिडनी अलेक्जेंडर ने दी थी, और ये अप्रोच जो है जनरल इक्विलिब्रियम है इन नेचर, एंड किसके ऊपर बेस्ड है, केन्जियन नेशनल इनकम रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है, इसलिए हम इसको केन्जियन अप्रोच भी कहते हैं। इस अप्रोच में इनकम इफेक्ट को देखा जाता है डिवैल्यूएशन के, जैसे हमने पहले जे कर्व अप्रोच किया और मार्शल लर्नर की कंडीशंस की, तो उसमें इनकम इफेक्ट को देखा जाता था, प्राइस इफेक्ट को देखा जाता था डिवैल्यूएशन के। बट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन अप्रोच में कौन से इफेक्ट को देखा जाता है, इनकम इफेक्ट को देखा जाता है। According to this approach, the balance of payment deficit shows that people are absorbing more than they produce. इसका मतलब ये हुआ कि ये अप्रोच ये कहती है कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है तो इसका मतलब वहां के लोग जो है एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहे हैं देन दे आर प्रोड्यूसिंग। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग
हमारे पास एक केंज की जो हमारी इक्वेशन थी उससे भी समझ सकते हैं। इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, c प्लस आई प्लस जी। c कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कौन सी, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसको क्या कहा जाएगा, एब्जॉर्प्शन। और इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, ए से। दूसरा हमारा x माइनस एम है, ये हमारा डिनोट कर रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट को, जिसको हमने b से डिनोट कर लिया। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन कैसे बनेगी, y किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम की जगह a और b को, तो a क्या था, एब्जॉर्प्शन, और b क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस b मीन्स एब्जॉर्प्शन प्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जो a प्लस b का जो सम है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्प्शन। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर हम देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस ए, इनकम माइनस एब्जॉर्प्शन। अब इस अप्रोच से हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर इम्प्रूव करना हो तो इम्प्रूव करने के लिए या तो हमें क्या करने पड़ेंगे, डोमेस्टिक इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर एब्जॉर्प्शन मतलब जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, उनको कम करना पड़ेगा। अब देखिए, फॉर दिस पर्पस अलेक्जेंडर एडवोकेट डीवैल्यूएशन बिकॉज इट एक्ट्स बोथ वेज। अब अलेक्जेंडर ने इसको एडवोकेट किया था, वो कहते थे कि इसके जो है दो इफेक्ट है, अगर डीवैल्यूएशन किया जाता है करेंसी का तो उसके दो इफेक्ट होंगे, डीवैल्यूएशन की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। और ये जो एडिशनल इनकम जो है सो जनरेटेड, जो ये एडिशनल इनकम जनरेट होगी वो फर्दर इंक्रीज इनकम वाया मल्टीप्लायर इफेक्ट से हमारी इनकम और इंक्रीज हो जाएगी, जिससे इंक्रीज इन डोमेस्टिक कंजम्पशन होगा। तो हमारे पास तीन फैक्टर्स आते हैं जिस जो क्या एक्सप्लेन करते हैं इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। फर्स्ट आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब, सेकंड आता है चेंज इन इनकम, एंड थर्ड आता है चेंज इन डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। अब हम इफेक्ट्स देखें, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर डीवैल्यूएशन करने से क्या इफेक्ट होगा, तो हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब के साथ देखते हैं। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब, जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, इंप्रूव होगा। और इंप्रूव क्यों होगा, क्योंकि जब डीवैल्यूएशन किया जाएगा तो डीवैल्यूएशन करने से एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इंपोर्ट रिड्यूस होंगे, जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इंप्रूव होगा। नेक्स्ट अगर हम कहते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब ई जो है वो इक्वल टू 1 हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि डीवैल्यूएशन करने से ना तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा ना ही वर्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सिचुएशन इसमें आ जाती है कि अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब अगर ग्रेटर देन 1 होगी, ये क्या शो करता है कि जो वहां के लोग हैं उस इकोनॉमी के, वो क्या कर रहे हैं, स्पेंडिंग मोर देन द कंट्री इज प्रोड्यूसिंग। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, डीवैल्यूएशन जो है ना तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेगा ना ही हमारे इंपोर्ट जो है वो रिड्यूस होंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन जो है वो और वर्स हो जाएगी। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब हमारी ग्रेटर देन 1 है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी को किसके साथ, डीवैल्यूएशन के साथ अपनाना चाहिए, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन को इंप्रूव किया जा सके। अब हमारे पास एब्जॉर्प्शन अप्रोच के अंदर तीन पॉसिबिलिटीज आती हैं। फर्स्ट, मार्जिनल जो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब ए अगर लेस देन 1 है तो डीवैल्यूएशन करने से बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा। क्यों इंप्रूव होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब जो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं मतलब एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं देन द इनकम। तो अगर एक्सपेंडिचर कम है और इनकम ज्यादा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप ही इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। इसके ऑपोजिट
अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब ए इज ग्रेटर देन 1, तो डीवैल्यूएशन क्या करेगा, वर्स कर देगा बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन को। थर्ड, हमारे पास अगर इक्वल टू 1 आ जाते हैं, मतलब जितनी इनकम है उतनी एब्जॉर्प्शन है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट ना तो इंप्रूव होगा ना ही हमारा वर्स होगा डीवैल्यूएशन को करने से। लास्ट अप्रोच हमारे पास आती है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी हमारे पास जो है गिवन बाय H.G. जॉनसन, और इसमें क्या कहा गया था, एक्सपेंडिचर स्विचिंग शोज स्विचिंग द डिमांड ऑफ फॉरेन प्रोड्यूस्ड गुड्स टू होम प्रोड्यूस्ड गुड्स। इसका मतलब हमारी डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, कहां से, फॉरेन की जो गुड्स डिमांड कर रहे थे वहां से किस पे, डोमेस्टिक गुड्स के ऊपर। डोमेस्टिक डिमांड हमारी बढ़ जाती है और इंपोर्ट जो हम कर रहे थे वो कम हो जाते हैं। अगर हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू स्पेंड जो है वो लेस देन यूनिटी है, तो इसमें भी क्या कहा गया है, लेस देन यूनिटी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डीवैल्यूएशन की वजह से क्या होगा, इंप्रूव होगा। डीवैल्यूएशन रिड्यूसेस द प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज एंड इंपोर्ट रिड्यूस। और ये जो पॉलिसी है क्या शो करती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन को शो करती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है एक्सपोर्ट को प्रमोट करो। और डीवैल्यूएशन और इसके इफेक्ट इसमें कहाँ देखे जाते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के अंडर देखे जाते हैं।